तो लिखो Na प्लस का टेस्ट, K प्लस का हो गया था, तो Na प्लस का लिख लो। ठीक है, याद ही रखना। ये प्रेसिपिटेट, सर वो UO में ऑक्सीजन है या फिर वो पूरा लिखिए थे क्या कि फिर से लिखना पड़ेगा? पूरा लिख लिए थे क्या? सर एक रिएक्शन लिखा था सर यूरानिल जिंक वाला लिखना पड़ेगा। लिखो यूरेनिल जिंक वाला। खैर इन सब का ज्यादा क्वेश्चन जो है ना, ये सोडियम वाले, पोटेशियम वाले, फिल्म टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये एक तरीके से इतना इंपॉर्टेंट इन सब नहीं है। तो अगर क्वेश्चन देगा इनमें तो ज्यादा टेस्ट का दे देगा। सर आपका वॉइस क्रैक हो रहा था, आप एक बार फिर से बोल सकते हो? बोल रहा हूँ कि ये Na प्लस के ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट लैब में है। आईआईटी में अगर क्वेश्चंस अगर वो इस रेडिकल का पूछेगा तो आपको फ्लेम टेस्ट दे देगा, मतलब वो क्वेश्चन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बस 2 रिएक्शन लिख लो बस। सर मैग्नीशियम वाले से बता सकते हैं? किस वाले से? यूरानियल मैग्नीशियम एसिटेट ये है, सॉल्यूशन। ये पहला ही स्लाइड है क्रिस। हाँ यही बता रहा हूँ, देखो लिख दिया। ओ मैग्नीशियम एसिटेट का भी बताना है, ठीक है। ठीक है, ये है जिंक एसिड सॉल्यूशन। और अगर जो लोग वो कॉपी नहीं किया है तो भी कॉपी कर ही लो।
तो ये रिएक्शंस इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ बोलो। ये रिएक्शंस इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ये उतना नहीं यार, मतलब मैंने आज तक आईटी में इस पर नहीं देखा है कि क्वेश्चन आया है इस पर। मैंने आईटी में ये पर देखा नहीं है। तो आज खत्म हो जाएगा तो ना ये फ्लेम सॉलिड से हाँ सॉल्ट एनए से। फ्लेम टेस्ट। हाँ बोलो। हाँ बोलो। सर मैं पूछ रहा था आज खत्म हो जाएगा ना सॉल्ट एनए। हाँ हाँ आज खत्म हो जाएगा। हो गया तुम लोग का। अब मैं एक्स्ट्रा कुछ चीजें बता करके हो गया खत्म। हो गया। तो आज नया चैप्टर भी शुरू होगा। हाँ नया चैप्टर हो सकता है मैं टच कर दूंगा आज, थोड़ा बहुत चीजें देख लेता हूँ। एक्स्ट्रा कुछ चीजें सोच रहा हूँ बता दूं बस, अदरवाइज वैसे बहुत हो गया तुम लोग का। और तुम लोग का डी और ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है ना? सर नहीं नहीं सर। नहीं वो स्टार्ट हो जाएगा, वो मेरा बात हो चुका है। तो वो दो इस वीक तुम लोग का खत्म हो जाएगा, मेटलर्जी और ये दो ट्रैक चल लेकर के इस वीक खत्म हो जाएगा। लिख लिया ना? हाँ सर। अच्छा एक क्या करोगे, एक Fe2+ ऐसे डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, लेकिन इन लोग क्या करता है Fe2+ का भी पूछ ही लेता है। मतलब ऐसे तो मेंशन नहीं किया है कहीं भी एनसीईआरटी में Fe2+, बट आप जरूर जान लो बिकॉज Fe3+ है। Fe2+ और Fe3+ को जान ही लो, ठीक है ना? मैं एक बार कर रहा हूँ, जान लीजिए। अच्छा एक काम करते हैं, दोनों का Fe3+ का मैं बता चुका हूँ, बट फिर भी साथ ही साथ कर लो, ठीक है? ताकि तुम Fe2+। हाँ बोलो। Fe2+। Fe2+ कौन से ग्रुप में आएगा? 3 में ही आएगा। वही बोला, वो किसी ग्रुप में नहीं है। वो एनसीईआरटी में Fe2+ का अलग से कोई ग्रुप में नहीं डाला गया है। हम लोग पहले Fe को ही चेक करते हैं, और Fe3+ है कि Fe2+ है उसको ये दोनों डिस्टिंक्शन से चेक कर लेते हैं। इसलिए मैंने बोला कि एक्चुअली में वो किसी ग्रुप में नहीं डाला गया है, बट आप एक जान लीजिए। और मैं इन दोनों को अलग से ही लिखा दे रहा हूँ डिस्टिंक्शन वाइज, ठीक है? एक साथ क्यों लिखा रहा हूँ, ताकि तुम लोगों को डिस्टिंक्शन रहे। पहला NaOH के साथ। अच्छा NaOH के साथ ये बनाता है FeOH होल्ड ट्वाइस वाइट, और ये धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाता है। कहां से? फ्रॉम एयर, रेडिश में। ये दोनों एक ही साथ लिख लो। और ये जो है ये तो हम लोग किए ही थे, ये बनाएगा FeOH होल्ड थ्राइस के साथ, Fe3+ NaOH के साथ FeOH होल्ड थ्राइस। कलर इसका रेडिश ब्राउन। FeOH थ्राइस के बारे में याद रखना, KSP इज वेरी लो। पहला ठीक है। दूसरा एक्वस NH3। एक्वस NH3 मतलब NH4। हम लोग Fe3+ कर चुके हैं, लेकिन मैं साथ साथ इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को याद रहे। देखो इसमें भी वही है, NH4OH होल्ड के साथ Fe2+ बनाएगा FeOH होल्ड ट्वाइस, और ये डिसॉल्व कर जाता है NH4Cl में। और ये बनाता है FeOH होल्ड थ्राइस, और इसमें याद रखना नो डिसोल्यूशन इन NH4Cl। तो समझ में आया एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन? समझ में आया कौन सा डिस्टिंक्शन है? एक Yes, ये sir. वाला,
दोनों में अमोनिया सॉल्यूशन डालो, इसीलिए साथ साथ लिखा था। वैसे हम लोग Fe3+ वाले में कर चुके हैं, और होगा इनफैक्ट समझोगे एक साथ कर लेना। सर आपने वो चेक किया जो मैंने आपको भेजा था, वो एचिंग ऑफ ग्लास वाला? हाँ हाँ, अरे यार उसका मैं चेक, उसका एंड तो माधव, उसका क्या है, उसका मैक्सिमम किताब ना कुछ H2SiF6 पर है, कुछ H2SiO3 पर है, और कुछ लोग स्किप करने के लिए दोनों मिक्सचर को बोल देते हैं एचिंग ऑफ ग्लास। मैं क्या उसमें बोलूं, तुम लोग को जो दिया हुआ है देखो, ये थोड़ा उस चीज में किताब ही ना एक दूसरे पर, केमिस्ट्री में कहीं कहीं ऐसे चीजें हैं ना जो किताब ही एक दूसरे पर, क्या बोले, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करता है या बात नहीं मानता है, तो हम लोग भी फंस जाते हैं। तो सर कॉन्ट्रडिक्शन किताब का ही मतलब ऐसे क्वेश्चन मतलब नहीं पूछेगा ना जनरली? हाँ, F- तो सिलेबस में भी नहीं है, पूछेगा तो नहीं वो, लेकिन ओके। मैंने भी बता दिया उसमें नहीं है F-। वही कॉन्ट्रडिक्शन वाला पूछना नहीं चाहिए। रुको मैं तुम लोगों को वोगल से एक बार देख करके बता देता हूँ, इसको नोट कर लो, मैं वोगल से देख करके जो बताया है। हर किताब, कुछ लोग H2SiF6, कुछ H2SiO3, सर FeOH ट्वाइस डर्टी ग्रीन होता है? दोनों FeOH नहीं, रेडिश ब्राउन Fe3+ के सॉल्ट्स है ना। आगे बढ़ो, यस सर। तुम लोग उसी कॉलम में कंटिन्यू करते रहना, ठीक है ना, NH4 2S के साथ। ये भी बता Fe2++S, पहले ये बनता है, और Fe3++S-2 Fe2S3, दिस इज बैक। सर सॉरी, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, अभी तक कितने स्लाइड्स हो गए? ये चौथा है, फोर्थ हो। अच्छा, उसके बाद KCN वाला याद रख लेना, KCN वाले के साथ क्या बनाता है Fe2+, पहले FeCN होल ट्वाइस, ठीक है, जो डिसॉल्व कर जाता है एक्सेस में। और ये FeCN होल थ्राइस, और ये एक्सेस ऑफ KCN में बनाता है K3FeCN6। नोट कर लिया? यस सर। एक सेकंड सर।
हो गया सर। सर Wait, sir, wait. K3 का कोई कलर है? कलर रेडिश होना चाहिए। उसका मुझे स्लिप हो रहा है, कलर है उसका, माइंड से निकल रहा है कि Fe3CN6 का कलर सॉल्युबल है। लिखो लिखो आगे, मैं देखता हूँ उसको। Done, sir. आगे बढ़ूं? अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन तो अगर देखा जाए तो ये हम लोग किए थे, याद है कौन सा है? मैंने एक रिएजेंट बताया था जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करता है, मतलब रिएक्शंस भाई, बाकी सब भी डिस्टिंक्शंस हैं थोड़े बहुत, बट ये नहीं याद आ रहा है, ये याद रखना। SCN माइनस, नो प्रेसिपिटेट, नो ब्लड रिएक्शन, रेड बनाएगा Fe+ तरीके से। याद ही रखना, ठीक है? हाँ ठीक है। और Fe3+ के साथ फिर रिएक्शन, मतलब बाकी सब भी डिस्टिंक्शंस हैं पहले वाले जो दिए हैं थोड़े बहुत, लेकिन कुछ ना कुछ, जैसे अब NaOH के साथ डिस्टिंक्शन नहीं है, छोड़ दोगे तो Fe2+ वाला भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये पूरा का पूरा एक बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। और इसमें भी मैंने आगे बताया था, बस अगर याद हो तो ये फिर F- में जाते हैं तो ये Fe F6 3- देख लेना, ये Fe3+ का है, ठीक है ना? Hg2+ डालते हैं तो वहां लिखाया था एक कलर ब्लीचिंग में यूज आते हैं। खैर तुमको तो इससे मतलब है, जैसे ही बोलेगा SCN- के साथ कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो Fe2+ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्सेस SCN डालते हैं तो ये बन जाता है जल्दी नोट कर लिया? हाँ सर। So wait, sir. Comment. हाँ हाँ वेट कर रहा हूँ एक मिनट। मैं इसके बाद मेटलर्जी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? और तुम लोग का एक पैरेलल सर। ट्रैक शायद स्टार्ट हो जाएगा DRA ब्लॉक, तो वो खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक। तो हम लोग मेटलर्जी में ज्यादा नहीं है, याद रखने वाला है, मेटलर्जी स्टार्ट करके खत्म कर देंगे। ऑर्गेनिक में हो गया पूरा? सर हाँ ऑर्गेनिक उसके का बाद एक पूरा चैप्टर डाउट, बाकी है। कौन सा? वो Metallurgy के बाद। पॉलीमर नहीं सर, नहीं प्रैक्टिकल सर, ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो भी खत्म हो गया, तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। वो बाकी वो है। स्टार्ट होने वाला है। हाँ हाँ वो स्टार्ट हो। हाँ ठीक है, तब तो हो गया सिलेबस वाइज, ज्यादा लोड नहीं सर है। आपने डाउट्स के बारे में क्या बोला? डाउट्स लूंगा एक बार ये खत्म हो जाएगा मेटलर्जी ना, फिर मैं अलग से एकदम डाउट्स भरपूर लूंगा, डाउट लगाते रहूंगा, अलग से लगा दूंगा, शाम को कभी लगा दूंगा। फिर मैं गौतम सर से बात कर लूंगा, उनको बोल दूंगा कि डाउट्स आप लोग का लगा दें, एक बार बस ये हो जाना। वही उन्हीं से बात हुआ है, तो तुम लोग का 2 पायलट ट्रैक मतलब स्टार्ट करके ना खत्म हो जाएगा, एक मुझे दे दो। नेक्स्ट वीक से ना, मतलब? हाँ 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 हाँ, नेक्स्ट वीक मेटलर्जी चलेगा, नेक्स्ट वीक मेटलर्जी चलेगा, जैसे कल ही से स्टार्ट हो जाएगा मेटलर्जी, तो या हो सकता है आज ही से थोड़ा बहुत टच कर दूं, जल्दी कॉपी कर लो, तो फिर मेटलर्जी तो नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट, कल तो होगा मेटलर्जी, तो नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा। और DRF में मेरे ख्याल से पायलट ट्रैक चला देंगे तो खत्म हो जाएगा, छोटे चैप्टर्स हैं तो। चलो आगे बढ़ लो। हाँ सर। ठीक है, अच्छा उसके बाद यार एक ये याद रख लेना,
Fe2 प्लस प्लस K3 FeCN6, ये बनाता है Fe3 तो वो blue वाला है। FeCN6, हाँ twice, और इसको बोलते हैं टर्नबुल्स ब्लू। हाँ सर, इस पे मॉड्यूल में क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, और ये कन्वर्ट कर जाता है वैसे तो, और इसको क्या बोलते हैं, प्रूशियन ब्लू। और Fe3 प्लस जब ये काम करता है, सीधा पर्शियन ब्लू मिलता है ना। हाँ प्रूशियन ब्लू। सर ये वो MnCT वाला ना? हाँ MnCT। नहीं इसमें सॉरी, इसमें है पहले वो FeCN6 4 माइनस है, FeCN6 3 माइनस है। ये पहले FeCN6 ये मैंने लिखा दिया है वैसे, ये बनता है पहले, ये ब्राउन सोल्यूशन है, और ये फिर इसमें जब ऐड करते हैं H2O2 और SnCl2, तब ये बनता है प्रूशियन ब्लू। सर तो वो वाला कौन सा था? वो है, बता रहा हूँ उसके बाद लिख देता हूँ, वो है FeCN6 4 माइनस वाला, ये 3 माइनस वाला है, और वो था FeCN6 4 माइनस, जैसी बात लिख दे रहा हूँ। और प्रूशियन ब्लू एक प्रेसिपिटेट है, ब्लू कलर का सॉलिड प्रेसिपिटेट। वैसे अभी रिसेंटली साइंटिस्ट लोग को ये पता चला है कि दोनों एक ही हैं, अब पता नहीं अभी रिसेंट पर क्या मॉड्यूल में तो ऐसे, पुराने मॉड्यूल तो ब्लू और प्रूशियन ब्लू को अलग माना गया है मॉड्यूल तो, लेकिन नोट कर लिया। Yes sir. Turnbull will be slowly converts to Prussian blue, ठीक है, Fe4 FeCN6। आगे करो। हाँ सर। अच्छा, और एक रिएक्शन इसके साथ जो है, ये FeCN6 4 माइनस के साथ, ये हम लोग ने कंफ्यूज कर दिया। FeCN6 4 माइनस के साथ ये बनाता है Fe2 प्लस K2 FeCN6, जो कि इन एटमॉस्फेयर फिर से slowly converts into Prussian blue। Prussian blue का फॉर्मूला बार बार लिखते जाओ, Fe4 FeCN6। अच्छा, बाहर वाला कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है याद है, बताए थे, लिखाए थे +3, अंदर वाला +2, और यहीं पर Fe3 प्लस है जो तुम बोल रहे हो, जो पहले किए थे ना, वो Fe, वो जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये सीधा प्रूशियन ब्लू बनाता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर Fe3 प्लस में अगर एक्सेस पास कर दिया जाए, ये मैंने वहां बताया है, आगे फिर से देख लो इस सब, तो अगर एक्सेस जब पास कर दिया जाता है तो ये मिल जाता है। तो इसीलिए किताबों में कभी कभी तुम ये भी देखोगे, दूसरा भी प्रूशियन ब्लू बोला गया, KFE FeCN6, डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों ही प्रूशियन ब्लू ही हैं।
ठीक है, दोनों देख सकते हो, एक्सेस पास करने से बन जाता है। सर एक क्वेश्चन में सर पोटेशियम फेरोसाइनाइड लिखा हुआ है, मतलब वो कौन सा वाला है फिर, +3 या प्लस हाँ -3 या -4? फेरो है ना, सर कौन सा? FeCN6 4 माइनस है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, FeCN6 4 माइनस पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और दूसरा वाला फेरिसाइनाइड। ओके सर। तुम्हाला विचारलंय मी, शुभ्रा रबर खाल्लं तर बडीशेप मिळणार नाही ना, काढते रबर तोंडातला, काढून फेकून द्यायचं रबर, वॉश बेसिन मध्ये। इसका आवाज आ रहा है भाई, तो म्यूट कर दिया हूं। ठीक है, FeCN6 4 माइनस वाला वैसे भी देखो ना, +2 स्टेटस फेरो और एक फेरिक होगा, फेरी होगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। चलो आगे बढ़ो। यस सर। ठीक है, अच्छा ये Fe4 FeCN6 होल थ्राइस के बारे में खास बात, फिर से रिपीट, NaOH के साथ वापस FeOH होल थ्राइस मिल जाता है, कलर आप लोग को मालूम ही है, रेडिश ब्राउन, और ऑक्जेलिक एसिड चलो हो गया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट वाले कौन कौन से, टर्नबुल ब्लू याद रखना, टर्नबुल ब्लू वो FeCN6 किसके साथ, 3 माइनस के साथ। ठीक है, बाद में स्लोली कन्वर्ट हो जाता है प्रूशियम ब्लू में, और Fe3+ एक रेडिश ब्राउन बनाता है, वो याद रखिएगा। SCN वाला वो एकदम याद रखना। ठीक है, हो गया ना। अच्छा ये भी एक चीज नोट कर ही लो, मैंने बोला है लिस्ट बता दूंगा सल्फाइड्स का। ये लंबा चलेगा। अच्छा तुम लोग एक बड़ा कॉलम बनाना, मैं कहीं खत्म हो जाएगा तो एक ही कॉलम बनाना, ठीक है ना, ये भी लिख लो, ये आप लोग कर चुके हो, लेकिन एक जगह हो जाने से क्या होता है ना, पढ़ाई आराम से हो जाता है। सर ये क्या है? ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HNO3, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले, बट एक बार इसको एक जगह ताकि लोग को एक जगह रहेगा तो ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, ऐसे कॉलम्स बना लो। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैंने HNO3 के बारे में क्या बताया था, याद है? ये सॉल्युबिलिटी है, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी। सर सब सॉल्युबल होंगे एक्सेप्ट HGS। हाँ तो ये याद रखना। अगर क्वेश्चन माया हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्युबल इन HNO3, जितने सल्फाइड छोड़ हैं के पहला बाकी सब कॉलम होंगे। दिया, हाँ HGS को छोड़ करके बाकी सब।
ठीक है, रेड वाला HNO3 है। तुम लोग अपना एक सीधा कॉलम बना लेना जितना बना सकते हो, मेरे पास इतना जगह नहीं। ठीक है, कलर्स में ब्लू वाला ग्रीन वाला लिख दे रहा हूँ CH3। CH3COH एक बहुत ही वीक एसिड है, तो इसमें उल्टा याद रखो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, सर आपका ओनली वहाँ पर MNS। बहुत क्रैक हो रहा है। हाँ ये आ जाएगा, आवाज आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ HNO3 में सभी सल्फाइड सॉल्युबल एक्सेप्ट H। क्या दोगे? HGS का कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, तो आयनिक कैरेक्टर बहुत कम है, उसको डिसॉल्व करने के लिए HNO3 भी नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा HNO3 में क्या खास बात है? भी है। सर आपकी वॉइस एकदम क्लियर नहीं सर। अभी आवाज क्लियर है? अभी हाँ सर। अभी क्लियर है? हाँ रुको, आने दो, हाँ रुको। अच्छा लिख लो, फिर से दिखा दे रहा हूँ। देखो इधर देखो, फिर से वो लिस्ट कॉपी कर लो। HGS, Ag2S, UDS, CDS, CUS, Bi2S3, अच्छा इधर ध्यान से, आप सबको क्लियर है ना? ये बोलना चाह रहा हूँ, सब सल्फाइड्स को सॉल्युबल करना है। अब HNO है ना, ये क्या करेगा? तो वो ठीक हो जाएगा, कनेक्शन एकदम सही है। आवाज आ रहा है? सबको क्लियर है आवाज? Yes, हाँ सर, sir. अभी ठीक है। हाँ सर। है ना? हाँ अच्छा, हाँ ये बोलना चाह रहा हूँ कि सल्फाइड्स को जब सॉल्युबल करना है तो HNO3 जो होता है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो ये मैक्सिमम को इसलिए डिसॉल्व कर देता है। एसिड तो है ही, ये क्या करेगा? S-2 जो है सल्फाइड्स, उनको सीधा प्रेसिपिटेट ही बना देगा। इसीलिए सॉल्युबिलिटी में ऑल सल्फाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट HGS। HGS सॉल्युबल नहीं है, रीजन HGS इज हाईली कोवेलेंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट, अगर कोई पूछेगा सल्फाइड से, तो कॉलम बना लियो ना, कॉलम नहीं बना रहा हूं मैं, ठीक है? कॉलम तुमने बना लियो, कितने yes, कॉलम हो गए होंगे, है ना? हाँ, तो HNO3 का कॉलम में सॉल्युबिलिटी में HGS के नीचे क्रॉस, बाकी सब। अच्छा, एसिटिक एसिड में पूछेगा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्युबल, तो याद रखना HGS सबके नीचे soluble. क्रॉस। हाँ सबके नीचे क्रॉस, एक्सेप्ट ओनली MNS इज सॉल्युबल। सबके नीचे क्रॉस। और रीजन होगा MNS में सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा रिलेटिव, जबकि वीक एसिड में भी MNS सॉल्युबल है, रेस्ट ऑल आर इनसॉल्युबल। ठीक है, और लास्ट पूछता है HCl। HCl के अंदर लिख लो कौन कौन सॉल्युबल है। अच्छा HGS होगा क्या? नहीं होगा। हाँ बता रहा हूँ, इसमें होता है HCl में होता है 3। हाँ नहीं, ZNS सॉल्युबल, MNS सॉल्युबल,
FeS सॉल्युबल, यही तीनों सॉल्युबल। बस रेस्ट ऑल आर इनसॉल्युबल। मतलब तुम लोग अगर सही से लिखे हो तो तुम लोग का ऐसा कॉलम आना चाहिए, HCl का कॉलम। समझा, ये याद रखना। और याद आ रहा है हम लोग जब निकल सल्फाइड और कोबाल्ट सल्फाइड किए थे तो हम लोग ने उसको किस में डिसॉल्व किया था? HNO3 में डिसॉल्व किया था, हाँ सर। है ना? तो निकल सल्फाइड सब नहीं है इनफैक्ट। और बाकी सब छोड़ दो यार, ये ऊपर वाले जो है ना PbS, CdS, ये सब तो हाईली कोवलेंट वाले हैं, ये सब तो HNO3 में ही होते हैं। HCl में थोड़ा याद रखना, ये तीन हो जाते हैं। MnS के बारे में तो याद करने की जरूरत ही नहीं, जब एसिटिक एसिड में हो गया तो HCl तो स्ट्रॉन्गर एसिड है, उसमें तो हो ही जाएगा। तो ये तीनों ही सॉल्युबल हैं, ठीक है। एंड लास्टली HGS इज सॉल्युबल इन aqua regia, बस HGS बाकी सॉल्युबल कोई है। नहीं, बाकी सब भी होंगे ना। हाँ सॉरी, मतलब एक्वा रीजिया में तो सभी होंगे। मतलब HGS की से बात करूं तो सर अगर ऐसा पूछा जाए कि सर HGS को क्या करें फिर लैब में, प्रेसिपिटेट आ गया देखना है, तो उसके लिए तो एक्वा रीजिया ही लाना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। और HGS में एक और चीज लिख लो, पता नहीं ये भी बताए, ये Na2S में भी सॉल्युबल है। मतलब एकदम सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई Na2S, तो इसमें भी ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो ये भी लिख लो। सर बाकी वाले हाँ बाकी तो बनाएंगे, नहीं बाकी नहीं, सॉरी Hg वाला ही बनाता है। Na2S के साथ यही मेंशन्ड है, जैसे बाकी के बारे में मेंशन नहीं है, तो इसी को याद रखना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की तरह। किताब में यही दिया हुआ है बस, HGS। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? इट इज सॉल्युबल इन एक्वा रीजियन। अच्छा तो रिपीट करूं पहला लाइन, एक्सेप्ट HGS ऑल सल्फाइड्स आर सॉल्युबल इन HNO3, HGS is soluble in aqua regia and Na2S, just an extra information. FeS, ZnS and MnS are soluble in HCl, and only MnS is soluble in acetic acid. क्लियर है सब लोग? सर aqua regia में हाँ, सब है सर। ना? हाँ एक्वा रिजिया में सब है। मतलब मैं HGS Ag होगा कि नहीं? सर वो हाँ, लास्ट हाँ। में Na2S के बारे में क्या लिखा है? HGS is soluble in Na2S also. सर AGS होगा ना एक्वा रीजिया में? हाँ सर एक्वा रीजियन में कौन कौन से सॉल्युबल इनसॉल्युबल वो बता दोगे एक बार? इसी एक्वा से। रीजिया में ऑल ऑफ देम, रुको सर आई थिंक Ag नहीं होता है, इसने कहीं पे तो लिखाया था शायद से। हाँ रुको। एक्चुअली में एक्वा रीजिया के बारे में वही है, NiS सॉल्युबल है, COS सॉल्युबल है, HGS सॉल्युबल है। एक्वा रीजिया के बारे में अलग से कहीं कुछ दिया नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी अच्छा किताब सिर्फ HGS के बारे में मेंशन कर रहे हैं एक्वा रीजिया। सर आप ही ने लिखाया था सर HNO3 का जब उन्होंने किया था। हाँ वो याद है, हाँ वो Ag2S वाला याद, AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है। AgCl प्रेसिपिटेट होता था। हाँ, सही बोल रहे हो। एक्वा रीजिया बस इतना अभी के लिए याद रखो, HGS के लिए स्पेसिफिकली बोला गया है। बाकी अब सब सल्फाइड्स के लिए किताब में मैंने इतना जितना पढ़ा है उसमें हर किताब के लिए एग्जैक्टली बोलना वैसा कोई किताब मेंशन नहीं किया, बिकॉज लैब में HNO3 से ही काम चल जाता है। तो बाकी सब लैब मैनुअल में क्या है ना, किसी को सल्फाइड को सॉल्युबल करना है HNO3 ले आते हैं। तो एक्वा रीजिया की बात ही कम किताबों ने की है सबके लिए।
लेकिन हाँ इतना है, NiS सॉल्युबल है, HgS सॉल्युबल है, COS सॉल्युबल है, ये तीनों तो हम लोग भी किए हैं। बाकी के अलावा कुछ बात तो सल्फाइड के बारे में कर नहीं रहा है। और मेरे हिसाब से तो सभी सल्फाइड होने चाहिए, लेकिन किताब कहीं लिखा नहीं है। NiS, COS, HgS याद रखना सॉल्युबल, इनके बारे में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछने चाहिए यार, बिकॉज ऐसे तो सब सल्फाइड्स के बारे में किसी किताब ने मेंशन नहीं किया है। कौन कौन सॉल्युबल? HgS, NiS, COS, ये सो याद रखना, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा कुछ केमिस्ट्री में कुछ बोलने में भी डर लगता है एक्स्ट्रा। सर ये किसके लिए एक्वा रीजन? हाँ एक्वा रीजन, ये इंपॉर्टेंट वाले टर्म्स। एक्चुअली मैक्सिमम सल्फाइड्स को सॉल्युबल करने के लिए लैब में HNO3 चल जाता है, तो फिर कोई किताब जब भी कोई लैब मैनुअल पढ़ाई किया होना तो उसमें उन्होंने एक्वा रीजन को यूज ही नहीं किया है, तो मैं उसमें कोई किताब लिखा ही नहीं है। जैसे NiS को किया है यूज, COS को किया है, HgS को सॉल्युबल किया है, दे आर सॉल्युबल इन एक्वा रीजन। बाकी में बोलना केमिस्ट्री में डर लगता है, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए मैक्सिमम फिर ऑल सॉल्युबल, ठीक है। चलो ये भी खत्म हो गया अब। अच्छा ये रिएक्शन शायद लिखना भूल गया था मैं, इसको नोट कर लो। तो जहां Hg22+ था उसमें H2S और HCl डालते हैं, Hg + HgS बनता है। ठीक है। अच्छा एक और मैंने बताया था कि नहीं, Pb2+ में Ki डालते हैं तो ये PbI2 बनाता है और ये एक्सेस में डिसॉल्व कर जाता है, PbI42-, ये सब लिखते जाओ। हाँ सर, इस सब पे क्वेश्चन है मॉड्यूल में। हाँ वही मैं देख के बता, ठीक है सब लिख लेना, इसलिए मैंने कुछ कुछ देखा ये सब शायद बता दिया। अच्छा मॉड्यूल कर रहे हो कितना परसेंटेज, मतलब मैक्सिमम तो बन रहे हैं ना, है ना? हाँ सर। मतलब डाउट्स रखेंगे हम लोग, पूरा ठीक है या नहीं बने, बट मैक्सिमम तो बनना चाहिए। अब सॉल्ट एनालिसिस हो गया यार, अब इसका क्या करें, अब चलते हैं मेटलर्जी पर, बहुत हो गया। मॉड्यूल देखें तो मेरे ख्याल से तो मैक्सिमम तुम्हारे लोग का बन जाना चाहिए। चलो ठीक ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। सॉल्ट एनालिसिस भी कहाँ से करोगे? NCERT में अगर है तो वहां से एक बार जरूर देख लेना और नोट्स, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए क्या करोगे? क्वेश्चन सॉल्विंग तो बता ही दिया हूं, एक वो कपिल वादा या फिर विकी जायसवाल, ठीक है। चलो
हाँ हाँ सॉरी बुकलेट तो ऐड है ही, बुकलेट तो है ही। ज्यादा देखो हर चीज में ना, खास करके केमिस्ट्री में ज्यादा चीजें मत करो, टेस्ट पेपर्स देते रहो, किताबें बहुत ही कम करो, टू द पॉइंट करो। एनसीईआरटी इज अ मस्ट, ये करना ही है। और मेरे हिसाब से अगर नोट्स देखोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा हो तो पहले ही बता चुका हूँ, एनसीईआरटी उठाओ, अगर बहुत बड़ा लग रहा हो नोट्स, एनसीईआरटी में जो जो चीजें हैं पहले वो पढ़ लो, ये मस्ट है, ठीक है। एनसीईआरटी को तो छोड़ना नहीं है। उसके बाद आप नोट्स देख लीजिए और 2 किताब कर लीजिए, बुकलेट, और उसके बाद जो आपको किताब करने का मन है, बस इतना इनफ है। 5 अगर जेई की बात करूं तो आराम से मेल के लिए इतना कर सकते हो, जितना कवर अप कर पाओ उतना हो जाएगा, ठीक है। मेटलर्जी में चलो, और हम लोग इसके बाद कर लेना, फिर डाउट सेशन रखेंगे, ठीक है। डाउट सेशन रखेंगे तो उसमें पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मेटलर्जी इज अगेन अ वेरी, ये टोटल रट्टा चैप्टर, ज्यादा मतलब रटने वाली चीजें हैं, तो बस चीजें लिख लो, ठीक है। पहले तो सम टर्म्स, मेटलर्जी तो मालूम ही होगा कि एक्सट्रैक्शन, ठीक है, एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल्स का। सबसे पहला मैट्रिक्स और गैंग, ये टर्म आएगा। अच्छा, एक मिनरल होता है और एक ओर होता है, उनमें समझ में आता है क्या डिफरेंस है? और से मतलब प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेटेरियल। हाँ वेरी गुड, ओर को इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर दो। जल्दी लिखते जाओ इसके बारे में, ठीक है ना। तो बेसिकली जो अर्थली इंप्योरिटीज हैं उनको मैट्रिक्स या फिर गैंग बोला जाता है। पूरा याद करना है चैप्टर है, कुछ टर्म्स पहले जान लो जो अर्थली इंप्योरिटीज हैं। दूसरा टर्म आता है मेटलर्जी में फ्लक्स। कभी कभी कुछ सब्सटेंसेस ऐड करते हैं ताकि वो इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्शन कर जाएं। टू फॉर्म स्लैग, और इम्प्योरिटीज के साथ जब फ्लक्स रिएक्शन करता है तो उसको बोलते हैं स्लैग, एंड स्लैग इज रिमूव्ड। अभी हम लोग करेंगे मेटलर्जी में स्लैग का भी करेंगे डेफिनेशन। 2 टाइप्स के फ्लक्स होते हैं, एसिडिक फ्लक्स। इसका क्या काम है? जो बेसिक इम्प्योरिटीज है कन्वर्टेड टू स्लैग, ठीक है। जैसे एग्जांपल अभी करेंगे SiO2, ये सब के एग्जांपल आगे आएंगे भी। ये यूज किया जाता है मेटलर्जी ऑफ कॉपर टू रिमूव FeO। FeO रहता है इम्प्योरिटी, स्लैग।
ये समझा? तो ऐसे कोई और आएगा तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज हैं, जैसे अब कॉपर का जो और है ना उसमें ये FeO के इम्प्योरिटीज भी हैं। तो इन इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए कुछ चीजें ऐड करती हैं जो उस इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्शन करें, और ऊपर में एक स्लैग बोलते हैं उसको, एक मटेरियल बन जाता है कंपाउंड जो ऊपर में तैरते रहता है, उसको फिर रिमूव कर लेते हैं। जस्ट नीड टू नो द कॉमन टर्म्स। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक एसिडिक और एक बेसिक। नोट कर लियो तो बोलना। डन सर। ठीक है। और एक होता है बेसिक फ्लक्स। बेसिक फ्लक्स कन्वर्ट्स एसिडिक impurities to slag। जैसे एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड को यूज किया जाता है। जो आयरन का जो ओर है जो आगे स्टडी करेंगे उसमें SiO2 रहता है इम्प्योरिटी। तो वहां पर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं, और सब अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो वो इन इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्शन करके स्लैग बना लेता है। ठीक है। फिर स्लैग का भी डेफिनेशन ले ही लो। तो सेकंड ट्रैक भी आप ही लोगे? नहीं, मेरे ख्याल से वो शायद कोई दूसरे सर ले लेंगे, बिकॉज सिलेबस थोड़ा जल्दी हो जाए तुम लोग का। मेरे ख्याल से थोड़ा बेटर ही। लास्ट 2 चैप्टर है क्या, इसके बाद नहीं है? हाँ, इसके बाद खत्म है, तुम लोग का सिलेबस ही खत्म है फिर। तो मैं मेरे ख्याल से तो नेक्स्ट वीक तक, आज कितना, ये 2 वीक तो, कल भी मेटलर्जी चलेगा, तो मेरे हिसाब से मेटलर्जी तो खत्म हो जाएगा। अब पी और ब्लॉक भी अगर वो लगा दें तो खत्म हो जाएगा, 14 से पहले ही हो जाएगा। बस नेक्स्ट वीक 3 क्लास मिनिमम दे दें, बस 3-4 क्लास दे दें। सर लो फ्यूजिबल सब्सटेंस मतलब जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं रहता है। जब फर्नेस सब में मेटलर्जी सब डालते हैं, बहुत ज्यादा फर्नेस सब में रहता है ना, तो वहाँ हाई टेम्परेचर्स होता है। तो स्लैग एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, तो इसीलिए वो लिक्विड फॉर्म में उसको हटा दिया जाता है। उसको मेल्ट करके तुरंत उतने हाई टेम्परेचर्स पे ना वो मेल्ट ही हो जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो। तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और फिर बहुत देखोगे बहुत जगह उसको एक आउटलेट से निकाल दिया जाता है ऊपर से। ठीक है। हाँ सर। अलॉय तो मालूम होगा, अलॉय होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है।
एसिडिक फ्लक्स का वेनिचुरी एग्जांपल वो बताए थे ना, SiO2 आगे सब आएंगे हम लोग एग्जांपल, सबका मेटलर्जी जब करूंगा डिटेल्स में ना तो आएंगे। चलो आगे बढ़ूं। यस और जो चैप्टर कर रहे हैं मेटलर्जी उसका डेफिनेशन तो मालूम ही होगा, कंप्लीट साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रोसेस दैट इज एम्प्लॉयड। और किसका यूज करते हैं? ओर का। अभी जस्ट बताया ओर और मिनरल में क्या, ओर से इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट हो सकता है, उसको ओर बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स याद होने चाहिए। अच्छा, जनरल मेथड्स इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन में, ये सब जनरल मेथड्स हैं। सर एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अपने लास्ट हाँ। पे जो लास्ट डेफिनेशन था वो फिर से बोलो लास्ट। ये जनरल मेथड है, पहले क्रशिंग करते हैं ओर का, अभी सबको करेंगे, फिर कंसंट्रेशन करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। हाँ सर, अब मैं एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था। अपने लास्ट पेज पे एलॉय का क्या डेफिनेशन लिखा है? अलॉय के बाद यही स्टार्ट किया हूँ, यही पेज। नहीं, एलॉय का डेफिनेशन क्या था वो मेरा छूट गया एक्चुअली। इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ अ मेटल। इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ अ मेटल। बस इतना ही सर? नहीं, it is a homogeneous mixture of a metal with one or more elements. With one or more elements that may be metals or non-metals. हो गया? नहीं सर नहीं। ठीक, तो ये जनरल मेथड्स इन्वॉल्व हैं। अभी सबको डिटेल, सबसे पहले ओर को क्रश करते हैं, फिर उस ओर को कॉन्सेंट्रेट मतलब थोड़ा प्योरीफाई करते हैं, जनरल मेथड्स हैं। फिर उसको कैल्सिनेशन करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, सबके डेफिनेशंस बताऊंगा। फिर थोड़ा रिडक्शन यूज करते हैं, फिर उसको प्योरीफाई। एक सेकंड। हाँ लिखा लिखा। हो गया। हाँ बोलो। हो गया। हो गया, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आते हैं क्रशिंग ऑफ ओर। क्रशिंग ऑफ ओर तो नाम ही बता रहा है, ओर को उठाओ और सीधा स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर दो। इस फिनोमेनन को एक नाम बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज, मालूम है? पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन। बेसिकली पहला स्टेप तो क्लियर है एकदम, क्रश करके जितना उसको पाउडर फॉर्म में बना सकते हो पाउडर फॉर्म में बना दो। स्मॉलर पीसेस मतलब पाउडर फॉर्म।
तो अब ये नहीं पूछेगा क्या यूज करते हैं, जस्ट सबके टर्म्स जान लेना, कोई कॉमन नेम जान लेना। पल्वराइजेशन, क्रशिंग ऑफ ओर तो हर का करते हैं, अभी हम लोग जब मेटलर्जी में चलेंगे तो सबका करेंगे, ठीक है। उसके बाद है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसके बाद हर ओर के साथ कुछ इम्प्योरिटीज होते ही हैं। अब ओर तो जमीन के अंदर पृथ्वी पे पाया जाता है, तो कुछ ना कुछ तो अर्दी मैटर सबके साथ रहता है। रॉक मैटर, सब कुछ, सैंड, और इनको क्या बोलते हैं, इसको, ये इम्प्योरिटीज को क्या बोलते हैं, गैंग। अभी जैसे हम लोगों ने किया गैंग या फिर मैट्रिक्स। तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ रिमूवल। is called concentration. डांस। चलो आगे बढ़ूं। हाँ सर। अच्छा, उसके बाद मेथड्स एम्प्लॉयड। अभी प्योरिफिकेशन में ही चल रहे हैं, ठीक है ना। कुछ प्योरिफिकेशन के बारे में बात कर लें। प्योरिफिकेशन भी कितने टाइप का होता है। एक मैग्नेटिक सेपरेशन, सर कॉन्सेंट्रेशन ना। हाँ प्योरिफिकेशन या अच्छा, बहुत सारे ओर्स के लिए अलग अलग हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें डायग्राम सब तो सब देख लो बस। एक रोलर होता है, लिखा दूंगा, ठीक है। इस रोलर के ऊपर जो ओर को क्रश कर दिया गया, फिर ये ओर है, ठीक है। ये ओर को इस मैग्नेटिक रोलर के ऊपर डाला जाता है। यहाँ दो कंटेनर्स जोड़ दिए जाते हैं और ये ओर चल रहा होता है। पहले लिखो इसका मतलब क्या है। देखो पहले अपने आप क्यों हो जाएगा, ये डायग्राम बाद में बना देना या ऐसे बना दो। देखो अपने आप हो जाएगा। पहला पॉइंट, मेथड एम्प्लॉयड टू सेपरेट मैग्नेटिक ये मेथड कब एम्प्लॉय करते हैं, जब जो ओर है उसके साथ कोई इम्प्योरिटी मैग्नेटिक हो, है ना, या फिर ओर खुद ही मैग्नेटिक हो।
हाँ ठीक है। तो इसमें करते क्या, देखो पहला तो इसमें क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक रोलर होता है, मैं लिखा रहा हूँ खुद क्लियर भी हो जाएगा। पाउडर्ड और is carried ये दिख ही रहा होगा कन्वेयर बेल्ट की तरह ये घूमता है, दिस इज मैग्नेटिक रोलर। डन सर। ये सबको समझ में आ गया क्या करना है इसमें? हाँ सर। हाँ सर, सर ये हाँ स्कूल मतलब में भी इसमें पढ़ा था। क्वेश्चन भी देखो, हाँ इसमें क्वेश्चन भी ज्यादा आसानी पूछता है। अब इसको नहीं कि ये बस समझाने के लिए, अदरवाइज तो सिंपल है। मैग्नेटिक रूलर है और देते रहते हैं, मैग्नेटिक वाला पार्ट नीचे गिर जाता है, नॉन मैग्नेटिक वाला पार्ट बाहर गिर जाता है, बस सेपरेट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। डन सर। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लिख लो, कहाँ यूज करते हैं। मैग्नेटिक इम्प्योरिटी ऑफ FeWO4 is separated from tin stone. सर tin आपने stone क्या है लिखा ore of है, tin। फॉर्मूला क्या लिखा है सर आपने? FeWO4 टंगस्टन। FeWO4 इसको बोलते हैं वुल्फ्रामाइट। हम लोग जब टिन का मेटलर्जी करेंगे ना, तो इसमें एग्जांपल भी लिखना। टिन का जो मेटलर्जी करेंगे तो उसमें जो ओर है वो लिखाऊंगा मैं, उसमें ये इम्प्योरिटी रहता है FeWO4 और ये मैग्नेटिक होता है, इसको बोलते हैं वुल्फ्रामाइट। तो इसको मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग कर देते हैं। ठीक है, ये सब इसके अंदर ही चल रहा है, क्या बोलते हैं, प्योरिफिकेशन के अंदर ही। दूसरा है हाइड्रोलिक वॉशिंग। नाम इसको ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी बोलते हैं। और जैसा कि नाम बता रहा है,
नोट्स शॉर्ट में बनाते जाओ, क्या करना है, एग्जाम्पल नोट करना है और किस के लिए यूज होता है। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग जो होता है दैट इज यूज्ड फॉर ओर सच एज ऑक्साइड्स, ओर्स के नाम लिखाऊंगा लास्ट में, कार्बोनेट्स जिसके ओर होते हैं, गोल्ड के लिए। Done, sir. हो गया। So once up. और इसमें करना क्या है, ओर इज वॉश्ड विद, लिख लो, ओर इज वॉश्ड विद रनिंग वाटर, धो देना बस, ठीक है ना। ओर इज वॉश्ड विद रनिंग वाटर। Done, sir. और इसको ऐसा करने से होता क्या, लाइटर इम्प्योरिटीज आर वॉश्ड अवे। heavier impurities settled। ठीक है, ठीक हो गया। थर्ड होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन। इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉथ फ्लोटेशन किसके लिए यूज होता है। तो पहला पॉइंट, दिस मेथड यूज्ड टू प्योरीफाई सल्फाइड ओर्स। आप लोगों को मैं ओर के नाम लिखाऊंगा, उनमें से जो जो सल्फाइड ओर्स हैं उन सबको फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से हटाया जाता है। ठीक है, अब इसमें करते क्या है, देखो works on the principle of हाँ हाँ आदित्य वही लिखा रहा हूं। एक हो मिनट। गया। एक
डन सर। देखो इसमें करते क्या है, इसमें सबसे पहले तो जो ओर है, ठीक है, पूरा प्रिंसिपल समझ लो। फाइनली डिवाइडेड ओर इज इंट्रोड्यूस इनटू वाटर, और उसमें पाइन ऑयल भी लगाया जाता है, ठीक है, पाइन ऑयल। उसके बाद दिस मिक्सचर से पास किया जाता है हवा, एयर। अच्छा, उसका तो होता क्या है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लिखते जाओ। एयर जो होता है वो मिक्सचर को एकदम घुमा दिया जाता है, बेसिकली डायग्राम दिखा दूंगा। एयर एजिटेट्स द मिक्सचर अच्छा, इसमें होता क्या है ना, सल्फ जैसे एयर, सल्फाइड एयर और पार्टिकल्स किससे चिपक जाते हैं, मतलब बेसिकली किससे वेट हो जाते हैं, पाइन ऑयल। ये जो सल्फाइड ओर्स हैं, इनके साथ जो इम्प्योरिटीज हैं जनरली वो पानी के साथ रहते हैं, और सल्फाइड ओर्स रहते हैं स्पाइन ऑयल के साथ, मतलब हाइड्रोफोबिक सल्फाइड ओर्स वाले। एयर जब डालते हैं ना, खूब सारा, जब एयर मिक्सचर को पूरा घुमा दो, एजिटेट कर दो, एक्सटीरियर डिवाइस लगाते हैं ऐसे टाइप का, ठीक है, रोटेटिंग पैडल ऐसे टाइप का, एकदम घुमा देते हैं इसको जोर से, ठीक है, और यहाँ पर एयर भी पास करते हैं। तो देखो उसमें होता क्या है, बबल्स बन जाते हैं। बबल्स भी हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो वो बबल्स जो हैं उनसे कौन चिपक जाता है, वो पाइन ऑयल या फिर हाइड्रोफोबिक पार्ट बबल्स से चिपक जाते हैं, और वो बबल्स धीरे धीरे राइज कर जाते हैं, और उनके साथ ऊपर उठ करके कौन आ जाता है, सल्फाइड के ओर्स आ जाते हैं, जिनको फ्रॉथ बोला जाता है। क्लियर है? तो सल्फाइड और ऊपर आते हैं। हाँ, सल्फाइड ऊपर आ जाता है फ्रॉथ के फॉर्म में। सल्फाइड और बेसिकली वो पाइन ऑयल से भीग गया है पूरा। एयर से क्या होता है, मिक्सचर में बबल्स आ जाते हैं, बबल्स भी हाइड्रोफोबिक हैं, ऐसे समझो कि उससे पाइन ऑयल चिपक जाता है, और पाइन ऑयल से चिपके हुए हैं ये सल्फाइड ओर्स, तो वो पूरा का पूरा फ्रॉथ के फॉर्म में ऊपर इकट्ठा हो जाता है ऐसे करके, मिनरल फ्रॉथ। और फिर इसको अलग कर देते हैं। और इम्प्योरिटीज क्या होते हैं, इनके साथ जो इम्प्योरिटीज होते हैं वो आते नहीं ऊपर, बिकॉज वो पानी से भीगे रहते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं।
क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। खैर इसमें जो इंपॉर्टेंट पूछेगा, पहला पॉइंट, कहानी उतना नहीं पूछेगा, पहला पूछेगा क्वेश्चन हाउ ओर्स दे दिए जाएंगे, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से कौन कौन सेपरेट होगा। तो जितने सल्फाइड ओर्स हैं, आपको ओर्स के नाम फाइनली याद रखने पड़ेंगे, उन सबको फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें, आगे बढ़ रहा हूं, दूसरा इसमें पूछता है कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। वाटर इज यूज्ड, पाइन ऑयल इज यूज्ड, प्रिंसिपल पूछेगा व्हाट इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज डिफरेंट वेटिंग, हाँ वेटिंग प्रॉपर्टीज, बस नोट्स की वर्ड याद रखना, डिफरेंट वेटिंग प्रॉपर्टीज। दूसरा जिसमें पूछता है कभी कभी डिप्रेसेंट्स आर एडेड, नाउ व्हाट इज दिस डिप्रेसेंट। अब डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं ये, जैसे देखो एग्जांपल क्या है, अच्छा अगर इधर देखो तो ध्यान दो, मान लो मुझे लेड एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो ध्यान सुनना, लेड एक्सट्रैक्ट करना है और लेड का जो हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं दैट ओर इज गैलिना, गैलिना बोलते हैं पीबीएस को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पीबीएस के साथ जो इम्प्योरिटी है ना, ऐसे तो बहुत सारे गैंग होंगे, मैक्सिमम इम्प्योरिटीज तो पानी से भीग जाते हैं, लेकिन इसके साथ एक इम्प्योरिटी होता है जो खुद एक सल्फाइड ओर है। तो अगर हम लोग फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज करेंगे विदाउट एडिंग डिप्रेसेंट, नाउ व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ डिप्रेसेंट, करता क्या है NaCN, तो होगा क्या, पीबीएस हम लोग को तो फ्रॉथ में क्या कलेक्ट करना है, पीबीएस, अरे हम लोग को सबसे पहले प्योरीफाई करना है ना, इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाएंगे, है ना, और पीबीएस वो पाइन ऑयल से भीगता हुआ फ्रॉथ के फॉर्म में ऊपर आ जाएगा, जिसको कलेक्ट कर लेंगे। सल्फाइड ओरजी ऊपर आते हैं बिकॉज वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ZNS भी आ जाएगा बिकॉज ये खुद एक इम्प्योरिटी है और सल्फाइड ओर वाला है। तो हम लोग करते क्या हैं, थोड़ा डिप्रेसेंट ऐड करते हैं। डिप्रेसेंट क्या करता है, जैसे ZNS के साथ रिएक्शन किया और ये बना लिया, इससे हुआ क्या, ये हो गया सॉल्युबल। तो इसीलिए NaCN का रोल पूछेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डिप्रेसेंट यूज्ड, तो डिप्रेसेंट इज NaCN। व्हाट इज इट यूज्ड फॉर, अगर कोई इंप्योरिटी ही खुद सल्फाइड ओर हो, जैसे पीबीएस के लिए यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन में, तो NaCN उस ZNS को खुद सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है और ये पानी में सॉल्युबल हो जाता है, तो ये ऊपर फ्लॉथ के फॉर्म में नहीं आएगा। क्लियर है? हाँ सर। सर NaCN ही डिप्रेसेंट है। हाँ, NaCN is depressant. And what is the role of depressant? It is added so as to prevent certain type of particles from forming froth. और यहाँ पर ZNS को रोक दिया है फ्रॉथ बनाने से। तुम तो चाहते हो कि लेड को एक्सट्रैक्ट करे ना, तो इंप्योरिटी में खुद ही अगर सल्फाइड और इंप्योरिटी हो जाएगा तो वो भी ऊपर आ जाएगा, इसीलिए जैसे ZNS के साथ। और अभी हम लोगों ने शॉर्ट एनालिसिस किया ही है, ZNS सॉल्युबल होता है HCl में, पीबीएस नहीं होता है। इसका मतलब पीबीएस उतना अच्छे से नहीं बनाता है कॉम्प्लेक्स। सब जो सॉल्युबल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब उनका सॉलिड फॉर्म में रहने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। ZNS थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना लेता है, घुल जाता है।
यूज कर लिया। प्रिंसिपल इज, देखो लिखाया था वेनेश्री, प्रिंसिपल इज डिफरेंट वेटिंग प्रॉपर्टीज, इसी का तो यूज किए ना। जनरली ये सल्फाइड और जिनके साथ पाए जाते हैं ना, ऑब्जर्वेशन वाइज देखा गया कि सल्फाइड ओर्स जिनके साथ इंप्योरिटीज पाए जाते हैं, सल्फाइड ओर्स थोड़े हाइड्रोफोबिक हैं, तेल से भीग जाते हैं, पाइन ऑयल, और उनके इंप्योरिटीज हाइड्रोफिलिक हैं, पानी में रहते हैं, तो इसीलिए फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्लियर है? आगे बढ़ूं? यस। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऐड कर लूं। Xanthate is added. Xanthate is basically Xanthate, इसको बोला जाता है कलेक्टर। और कलेक्टर का रोल क्या है? ये और अच्छे से सल्फाइड ओर्स को वेट करने में हेल्प करते हैं। बस याद करते रहना, ठीक है ना, जो जो चीजें हैं। और चलो इतनी सारी चीजों पे, अच्छा तो फिर से रिपीट कर दें। यूज फॉर सल्फाइड ओर्स, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेटिंग प्रॉपर्टीज, अलग अलग हैं, ठीक है। उसके बाद डिप्रेसेंट का रोल, NaCN सॉल्वेबल बना देता है। फिर कलेक्टर का रोल, कलेक्टर बेसिकली एडेड, जैसे xanthate इज अ कलेक्टर दैट इज एडेड टू इंक्रीज द वेटिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स and further help in attachment of these sulfide ore particles to air bubbles, और ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। बस इतने सारी चीजें याद रखना। ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। चलो अब नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, ज्यादा ही हो गया समय।